आपने कई किताबें लिखी हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी आप लिखते हैं, समीक्षा भी करते हैं। तो आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? लेखन का शौक स्टूडेंट लाइफ से ही था। परिवार में साहित्य का माहौल था। गढ़वाल के सैनिक सिर्फ एक ही बार गए हैं प्रथम विश्व युद्ध में, और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मेरी रुचि बढ़ी। किन परिस्थितियों में वो गए, किन परिस्थितियों में लड़े, और क्या क्या कठिनाइयाँ उनको सहनी पड़ी, किस तरह से उनकी उपलब्धियाँ रही। लेकिन अंग्रेजी साहित्य पढ़ने से जो दुनिया की क्लासिक बुक्स हैं उनको समझने का और पढ़ने का एक सलीका आया। सर, उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। रिवर्स माइग्रेशन को बेहतर ढंग से समझना चाहिए कि क्या प्रवृत्तियां रिवर्स माइग्रेशन की हैं, क्या कठिनाई माइग्रेंट्स को हैं जो रिवर्स माइग्रेंट्स हैं, और क्या सरकार कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तराखंड के उस लेखक से जिन्होंने गढ़वाल के वीरों की शौर्य गाथा को बखूबी अपनी लेखनी के मोतियों में पिरोया है। साथ ही साहित्य, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी कई शोधपरक किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ हैं देवेश जोशी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, आपने कई किताबें लिखी हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी आप लिखते हैं, समीक्षा भी करते हैं। तो आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? लेखन का शौक स्टूडेंट लाइफ से ही था। परिवार में साहित्य का माहौल था। मेरे ताऊजी आगरा संस्कृत महाविद्यालय में साहित्याचार्य थे, पिताजी इंग्लिश के टीचर रहे। घर में पत्र पत्रिकाओं का बचपन से ही हमें देखने का मौका, पढ़ने का मौका मिला, और उसके बाद इसी शौक ने मेरे को साहित्य के क्षेत्र में काम करने का मौका दिया, और 1999 में पहली पुस्तक संपादित के रूप में मेरी आई। सर, आपकी हाल ही में अभी किताब आई है गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध। गढ़वाल का इतिहास अपने आप में एक बड़ा रोचक रहा है। वीर सैनिक यहाँ से हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भी उनका खासा योगदान रहा है। आपने 6 साल की रिसर्च की इस किताब को लिखने में, तो कैसे आपको ये ख्याल आया कि वीर सैनिकों के बारे में लिखा जाए? एक बहुत ही लोकप्रिय और मार्मिक गढ़वाली गीत है सात समुद्र पार, जो कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जब गाते हैं तो बहुत ही मार्मिक लगता है और बहुत ही अपील कर जाता है। तो इस गीत को मैं जब भी सुनता था तो हमेशा ये ख्याल आता था कि इस गीत में किन सैनिकों की दास्तान होगी। तो इस गीत से ही मेरे को ये क्लू मिला कि जर्मन फ्रांस इसमें शब्द आते हैं। तो निश्चित रूप से जर्मन और फ्रांस गढ़वाल के सैनिक सिर्फ एक ही बार गए हैं प्रथम विश्व युद्ध में, और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मेरी रुचि बढ़ी। किन परिस्थितियों में वो गए, किन परिस्थितियों में लड़े, और क्या क्या कठिनाइयाँ उनको सहनी पड़ी, किस तरह से उनकी उपलब्धियाँ रही। तो इस तरह से सात समुद्र गीत पे पहले मैंने एक विश्लेषणात्मक लेख लिखा था, और उसकी लोकप्रियता मिलने पर किताब लिखने का ख्याल आया। सर, आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत का जिक्र किया। इस पुस्तक में आपने 14 गीतों का संकलन किया है, तो इसके पीछे क्या वजह थी? हाँ, ये विडंबना रही है कि हमारे पास हमारा समृद्ध शौर्य का इतिहास रहा है गढ़वाली सैनिकों का, लेकिन हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज बहुत कम थे। ब्रिटिशर्स के लिखे हुए गढ़वाल राइफल्स के जो ऑफिशियल हिस्ट्री के 2 वॉल्यूम थे, और कुछ अन्य किताबें, उनके अलावा भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम वर्णन किया है। तो हमें कुछ प्राइमरी सोर्सेज चाहिए थे जिनके आधार पर हम एक प्रमाणिक पुस्तक लिख सकें। तो इसी क्रम में मैंने गढ़वाली लोकगीत के तमाम संग्रहों को टटोला, और उनमें से 14 गीत मुझे ऐसे मिले जिनमें कि स्पष्ट रूप से प्रथम विश्व युद्ध के संकेत मिलते हैं। तो उन्हीं गीतों को मैंने इस किताब में लिया, और उनमें गीतकार क्या कहना चाह रहा है उस घटना का उसको एनालाइज किया। तो कौन कौन से गीत आपने लिखे हैं, थोड़ा सा कुछ उनके बारे में बता दीजिए। ये एक गीत सात समुद्र पार है, जो कि इसे गढ़वाली फर्स्ट वर्ल्ड वार का गढ़वाली आइकन गीत भी कहते हैं। और दूसरा एक है मेरो गुमानिया, जिसमें एक माँ अपने पुत्र के आने की हर आहट पे ये समझती है कि मेरा बेटा आ गया, और अपनी बहू को कहती है कि देखा कहीं मेरा बेटा तो नहीं। इसी तरह से रामी बरौनी बहुत फेमस गीत है, जिसका पति 12 साल बाद लौटा था। मैन भर्ती होण एक दूसरा गीत है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र मिलता है। गणेशी एक गीत है। एक गीत भर्ती होण है। एक गीत वीर बधू सिंहनाद नाम से है, जो कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वार के सैनिक ने ही लिखे हैं। वो संयोग से साहित्यकार भी थे, भजन सिंह जी, और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में रहे हैं, तो उन्होंने इस पे लिखा था। इसके अलावा
बैजू डाकिया है, दरमान सिंह को विक्टोरिया क्रॉस, एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत कविता थी। जय हो चंद्र सिंह गढ़वाली, ये भी एक जिसमें चंद्र सिंह गढ़वाली का भी जिक्र आता है। तो इस तरह से ये गीत मैंने इसमें लिए हैं जिनमें प्रथम विश्व युद्ध का संकेत हमें मिलते हैं और एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में इनको प्रयोग मैंने इस पुस्तक में किया। किताब में आपने गढ़वाल के सैनिकों की शौर्य गाथा को बखूबी लिखा है, तो कुछ सैनिकों के बारे में बताइएगा जिन्होंने प्रदर्शन किया वहां पर युद्ध में। जी हाँ, अगर प्रमुख सैनिकों के नाम हम गिनाना चाहें तो निश्चित रूप से दरवान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस, इनका नाम सबसे पहले आता है। 1914 में 23-24 नवंबर को पेशेवर की लड़ाई में इन्होंने बेनेट से पेशेवर की युद्ध का पासा पलट दिया था और इनको ब्रिटेन के जो तत्कालीन सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर के इनको विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया था। इसी तरह से दूसरे विक्टोरिया क्रॉस हमारे गढ़वाल के गबर सिंह नेगी हुए हैं, जिनको 10-11 मार्च 1915 के दिन नौ सेपल के प्रसिद्ध युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था, लेकिन इनको मरणोपरांत इनको ये मिला था। इसी तरह से WD कैनी थे जो मात्र 20 साल के थे और गढ़वाल राइफल्स में थे, इनको भी विक्टोरिया क्रॉस मिला था, लेकिन वह 1920 में मिला था। इसी तरह से पहला मिलिट्री क्रॉस हमारे नैन सिंह चिनवाड़ जी को मिला था, धूम सिंह चौहान जी को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया मिला था और नथु सिंह सजवाड़ जी को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और डिस्पैचेज इन मेंशन इन डिस्पैचेज में इनको प्रदान किया गया था। 1914 से और 1921 तक के जो सैनिक हैं उनके बारे में लिखा, तो गढ़वाल के जो सैनिक थे उनकी जो काम करने का तरीका था सेना में वो अलग था और अचानक से उनको प्रथम विश्व युद्ध के लिए जाना पड़ा। तो आपने जब रिसर्च की तो क्या पाया कि उनको क्या क्या कठिनाइयां उस समय हुई होंगी? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल गढ़वाल के अधिकांश सैनिक ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली भी नहीं देखा था और अचानक से आदेश आता है कि आपको 7 समुद्र पार यूरोप में लड़ाई के लिए जाना है। 23 दिन की तो समुद्री यात्रा थी, कराची से चले थे और 7 समुद्र पार करके फ्रांस के मार्सेल्स बंदरगाह पे उतरे थे। वहाँ के मौसम बिल्कुल गढ़वाल से अलग था, वहाँ की भाषा अलग थी, वहाँ के जो देश के लोगों की खान पान था वो बिल्कुल अलग था और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जो हथियार प्रयोग होते थे उनसे इनका कोई प्रशिक्षण और कोई भी परिचय नहीं था। तो नई तरह का हथियार थे, नई मौसम थे, नई तरह का वहाँ के लोग थे और नई तरह की युद्ध प्रणाली थी। ट्रेंच वॉरफेयर जो था उसको ये हमारे सैनिक पहली बार देख रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी इन्होंने ट्रेंच वॉरफेयर में दुनिया में नाम कमाया और दुनिया में याद किया जाता है कि ट्रेंच वॉरफेयर के अगर एक्सपर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा कोई है तो वो गढ़वाली सैनिक उससे माने। तो ये अनुकूलन का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है और इस अद्भुत अनुकूलन ने ही इनको ये ख्याति दिलाई कि उन्होंने मात्र 6 महीने के अंतर्गत 2 विक्टोरिया क्रॉस हासिल की। गढ़वाली सैनिक जब मार्सेल्स बंदरगाह पे उतरे तो सबसे पहला काम ये किया गया कि इनकी जो राइफल्स थी वो बदल दी गई, क्योंकि वो राइफल्स आधुनिक नहीं थी। तो नए हथियारों का इस्तेमाल बिना प्रशिक्षण के उन्हें नई तरह की राइफल्स का प्रयोग करना था। दूसरा, उन्हें जो वहाँ पे जो वर्दी मिली युद्ध के लिए, वो वर्दी भी जल्दबाजी में बहुत उनके साइज की नहीं थी, तो सही साइज की वर्दी न होने से भी काफी दिक्कतें हो रही थी। और तीसरी बात ये थी कि लगातार उन्हें खंदकों में रहना पड़ा। एक बटालियन को 19 दिन और दूसरी बटालियन को लगातार 20 दिन तक बटालियन में उसमें खंदक में रहना पड़ा। और खंदक में भी क्या होता था कि नीचे कीचड़ है, पानी है, मच्छर है, चूहे, बहुत सारी दिक्कतें और ऊपर से हवाई हमला हो रहा, गोलाबारी हो रही है, तो ये तमाम तरह की समस्याएं थी। यही नहीं, आगे चल करके कुछ युद्धों में 1-2 महीने बाद इन्हें जहरीली गैस का भी सामना करना पड़ा। जहरीली गैस का भी प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा किया गया था। तो बहुत सारी दिक्कतों का ऐसी दिक्कतों का सामना हमारे सैनिकों ने किया जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। सर, इस किताब में आपने सैनिकों की चिट्ठी का भी जिक्र किया, तो कुछ सुना दीजिए उसके बारे में। जी हाँ, सैनिकों के लिए पत्र भेजना वैसे तो अलाउड था, लेकिन ये पत्र सेंसर किए जाते थे। पहले चेक किए जाते थे कि इनमें कोई आपत्तिजनक चीजें, कोई रहस्य तो नहीं लिखा जा रहा है,
तो इसलिए गढ़वाली सैनिक क्योंकि बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ज्यादातर गढ़वाली में ही पत्र लिखते थे, या कुछ सैनिकों ने हिंदी में भी लिखे हैं। तो सेंसर के लिए इनको पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, और जब एक रिसर्चर ने एक बुक लिखी है इंडियन वॉइसेस ऑफ द ग्रेट वार, तो उसी में से मुझे पत्र देखने के मौका मिला। तो 9 गढ़वाली सैनिकों के पत्र भी मिले, उनमें बहुत ही प्रामाणिक और रोचक उसका वर्णन मिलता है कि सैनिकों की मनस्थिति तब कैसी थी, वो क्या सोचते थे, वो अपने घर वालों को क्या बता रहे थे। एक सैनिक थे राइफलमैन अमर सिंह रावत, उनका एक पत्र मैं आपको बताता हूँ। वो लिखते हैं कि युद्ध के हालात ऐसे हैं जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हों और जमीन पर कोई खाली जगह न बची हो। यहाँ धरती लाशों से भरी हुई है और कोई जगह खाली नहीं बची है। बहुत से लोग घायल होने के कारण जिंदा हैं, बाकी मारे गए हैं। लाशों के ऊपर रहना और सोना भी पड़ता है क्योंकि कहीं भी खाली जगह नहीं बची है। ऐसा ही नजारा यहाँ चलता रहता है। आपने सुना होगा कि कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध बड़ा घमासान था, लेकिन वह इतना बड़ा युद्ध नहीं था जितना ये है। जब हमने जर्मन खंदकों पर हमला किया तो हमने संगीन और खुखरी का इस्तेमाल किया। गोलियों की बौछार बारिश की बूंदों से भी तेज हो रही थी। जर्मनों ने बहुत कुछ खोया और हम भी बहुत हताहत हुए। इसे सच मानना, जमीन पर कोई खाली जगह नहीं थी। कई आदमियों की आंखें चली गई, कई आदमी बिना पैरों के थे। किया भी क्या जा सकता है, वही होगा जो भाग्य में लिखा होगा। अब मुझे पक्का भरोसा भी नहीं रहा कि मैं तुम लोगों से दोबारा मिल पाऊंगा। निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। राइफलमैन अमर सिंह रावत। ये फ्रांस से राइफलमैन अमर सिंह रावत ने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा था। इसी तरह के इसमें 9 पत्र मैंने दिए हैं जो सेंसर के लिए अंग्रेजी में अनुवाद किए गए थे, फिर उससे मैंने दोबारा उनका हिंदी में अनुवाद किया। सर, आपने इस किताब में एक लिखा है चैप्टर 100 साल बाद संस्कार, तो ये क्या किस्सा था? ये 2017 में फ्रांस में खुदाई के दौरान 2 सैनिकों के कंकाल मिले थे जो प्रथम विश्व युद्ध की रणभूमि रही थी। तो उन कंकाल में उन सैनिकों के कंधे पे 39 नंबर के बैच से ये सुनिश्चित किया गया कि ये गढ़वाल राइफल्स के, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स का नंबर 39 हुआ करता था। और फिर गढ़वाल राइफल्स को इन्फॉर्म किया गया फ्रांस सरकार द्वारा, और भारत से हमारे जो विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी हैं, उनके पौत्र नितिन नेगी, ब्रिगेडियर नितिन नेगी और उनके कुछ साथी अंतिम संस्कार के लिए फ्रांस में गए, और उस स्थान पे स्मारक भी बनाया गया और उनकी अस्थि कलश जो है उसको भारत में ला करके गंगा में प्रवाहित किया गया और विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि 100 साल बाद हमारे 39 नंबर के बैच ने ये सुनिश्चित करवाया था कि ये गढ़वाली सैनिक थे और उनके कंकाल ही हमको प्राप्त हुए थे। इसका मैं आपको चित्र भी दिखाना चाहूंगा जो मैंने इस बुक में दिया है। ये 39 नंबर का ये बैच था जिससे 100 साल बाद ये पुख्ता हुआ था कि ये गढ़वाल के सैनिक थे। सर, आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, आप यूनिफॉर्म से नहीं हैं, तो ऐसे में एक यूनिफॉर्म से रिलेटेड किताब लिखना आपके लिए ये यात्रा कितनी सहज थी और कितनी कठिन थी? कठिनाई निश्चित रूप से थी, क्योंकि जो यूनिफॉर्म से जुड़े हुए तमाम टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो टेक्निकलिटीज होती हैं, उनको समझने में थोड़ी कठिनाई हुई। उसी के लिए मुझे इसे रिसर्च नाम देना पड़ा, क्योंकि पहले मुझे वो समझना था, तभी मैं प्रमाणिक रूप से इस पर कुछ लिख पाता। और सहजता ये थी कि ये हमारे पुरखों की कहानी थी, हमारे पास पड़ोस के लोगों की कहानी थी, तो एक कनेक्शन था उनसे, एक अपनत्व था ये जुड़ा कि भाई कि हमारे पुरखों ने क्या क्या सहा होगा। तो उस अपनत्व के से ये आसान रहा। और जो टेक्निकल जो फील्ड था वो मेरे लिए नया जरूर था, लेकिन जब अध्ययन सामग्री उस प्राप्त होती गई और मैं उसमें अध्ययन सामग्री का से उसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता गया, बहुत सारे आर्मी के जो एक्सपर्ट्स थे उनसे मेरी बातचीत होती थी, सिटिंग होती थी, उन्होंने बहुत मेरी मदद करी। और इस तरह से यूनिफॉर्म में आज मैं कह सकता हूँ कि एक कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैंने बिना समझ के कुछ लिखा होगा। सब कुछ समझ के लिखा, इसलिए ये आसान भी रहा और कठिन भी। सर, आप गढ़वाल से हैं, आपने काफी किताबें लिखी हैं, गढ़वाली में भी लिखी हैं। एक किताब थी आपकी घाम बरखा छैल, तो इसका क्या मतलब है, कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ, घाम बरखा छैल दरअसल
ऐसा शब्द युग नहीं है जो से हिंदी भाषी ना समझ सके। घाम का मतलब धूप होती है, बरखा बारिश होती है, और छैल का मतलब छाया होती है। तो धूप छांव और जिंदगी में कई तरह के रंग होते हैं, तो उनको ही जो काव्य संग्रह घाम बरखा छैल नाम का है, तो अलग अलग मूड के गीत उसमें मैंने लिखे हैं, इसलिए इसका शीर्षक घाम बरखा छैल दिया। एक और गढ़वाली के काव्य संग्रह मेरा है जिसमें गे गीत हैं, उसका नाम है गाणी गिणी गिणी धरी, जिसका हिंदी अर्थ होता है गिन गिन के रखी हुई कल्पनाएं। तो ये दो मेरे गढ़वाली में है, और हिंदी में एक लेख है जिसका शीर्षक गढ़वाली में मैंने दिया घुघती नवाज। ये भी एक लोकप्रिय गढ़वाली लोकगीत की पंक्ति है, घुघती नवाज, लेकिन इसमें सारे लेख जो हैं वो हिंदी में लिखे हुए हैं, हालांकि वो हैं गढ़वाल और उत्तराखंड से संबंधित। इसी तरह से मैंने, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो टीचिंग में मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके मेमोयर्स और एकेडमिक डिस्कोर्स मैंने जो लिखा वो सीखते सिखाते नाम से लिखे हैं। उसमें मेरे बहुत सारे संस्मरण हैं और शैक्षिक विमर्श के लेख हैं। इसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के एक हीरो थे धूम सिंह चौहान, जिनका हमारा बचपन से जिनके परिजनों से संपर्क था, मित्रता थी, तो उनके बारे में किताब लिखी कैप्टन धूम सिंह चौहान। इससे पहले 1999 में मेरी पहली संपादित किताब आई थी, जो प्रसिद्ध पत्रकार प्रकाश पुरोहित जयदीप के लेखों के को संकलित करके मैंने छपवाई थी, और उन्हीं के लेखों के आधार पे एक ट्रेवलॉग लिखा था उत्तरांचल स्वप्निल पर्वत प्रदेश नाम से, जो 2001 में प्रकाशित हुआ। सर, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं और किताबें आपने हिंदी में भी लिखी हैं, कई अन्य भाषाओं में भी लिखी हैं, तो कैसे आपका हिंदी की तरफ रुझान आया? हाँ, क्योंकि मातृभाषा तो हिंदी ही है, और अब अध्ययन भी हिंदी का ज़्यादा ही है, और अंग्रेजी साहित्य का तो उतना ही अध्ययन कर पाए हैं जितना कि हमारे सिलेबस में हुआ करता था। एमए में और कुछ अन्य गिनी चुनी किताबें ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी साहित्य पढ़ने से जो दुनिया की क्लासिक बुक्स हैं उनको समझने का और पढ़ने का एक सलीका आया, और जो लिटरेरी डिवाइसेज होती हैं उनकी बेहतर समझ आई, और ये भी समझ में आया कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होती है। मूल चीज़ जो होती है वो फीलिंग्स होती हैं, आपका एक्सप्रेशन होता है, आप क्या फील करते हैं। तो वो किसी भी भाषा में हो, किसी भी बोली में हो, तो उसे ग्रहण करना चाहिए। तो इसी के क्रम में भाषा मेरे लिए कहीं भी अवरोध नहीं रही, और जिस भी भाषा में मुझे अच्छा साहित्य मिला वो मैंने पढ़ा, उस भाषा को सीखने का प्रयास भी किया, और इसी क्रम में मैंने उर्दू और पंजाबी का आधारभूत नॉलेज भी प्राप्त किया, थोड़ा बहुत लिख पढ़ भी लेता हूँ। और इस गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध के लेखन के क्रम में मुझे ये भी लगा कि बहुत सारे फ्रेंच के टर्म भी यूज हुए हैं, प्लेस नेम्स यूज हुए हैं, तो उनको समझने के लिए फ्रेंच का भी मैंने थोड़ा बहुत काम चलाओ ज्ञान प्राप्त किया, तो उससे फायदा हुआ। और फ्रेंच की भी बहुत सारी कहानियां जो हैं वो हम अंग्रेजी में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, और हिंदी में अनुदित होकर भी बहुत सारी कहानियों को पढ़ने का मौका मिला। सर, आपकी जो किताब है सीखते सिखाते, आपके शैक्षिक संस्मरण है इसमें, आपके बचपन से जब आप पढ़ाई करते थे और जब आप शिक्षक बने तब तक के आपने इसमें उल्लेख किया है, तो कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ, ये किताब दरअसल जब प्रकाशित हुई तो मेरी उम्र 55 साल थी, और इसमें मैंने जब सबसे पुराना संस्मरण है वो 7-8 साल का है। तो शिक्षा को मैंने पहला दिन, दरअसल मेरा पहला ही जो लेख है वो है स्कूल का मेरा पहला दिन। तो पहले दिन से लेकर के और 55 साल की उम्र तक स्कूल से जो कनेक्शन मेरा रहा, अकादमिक जगत से जो कनेक्शन रहा, वो सारे कुछ मैंने इसमें 6 खंडों में किया है। बचपन, समाज, शिक्षा, अकादमिक विमर्श, इस तरह से हर सब्जेक्ट को भी मैंने इसमें टच करने की कोशिश की। हर सब्जेक्ट के जो उद्देश्य होते हैं उनको पढ़ाने के, उनको शिक्षकों के सामने जो कठिनाइयाँ होती हैं, व्यवहारिक प्रशासनिक अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली होती है, और सरकार की योजनाओं का जो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन क्यों सफल नहीं हो पाता है, उन सब चीज़ों को मैंने अकादमिक उस विमर्श के रूप में एक चैप्टर में इसमें लिया है। तो ये बड़ी रोचक है, बहुत ही लोगों ने प्रशंसा की है, शिक्षकों को, छात्रों और सभी लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हर किसी को अपना बचपन उसमें नजर आता है कि हाँ, बचपन में हम भी ऐसा ही किया करते थे। उसमें हमारी जो बाल सुलभ प्रवृत्तियां होती हैं वो भी हैं,
और जो अकादमिक उसके जो कॉन्सेप्ट उसमें छिपे होते हैं वो भी सब हैं, तो ये सब इसमें सीखते सिखाते। सर, उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। आप अपनी अगली किताब रिवर्स माइग्रेशन पर लिख रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया में काफी समय से चल रहा है, लेकिन कोरोना काल में उत्तराखंड के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था और रिवर्स माइग्रेशन को हम सब लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा है। और ये महसूस हुआ, उसी समय मुझे ये महसूस हुआ कि रिवर्स माइग्रेशन को बेहतर ढंग से समझना चाहिए कि क्या प्रवृत्तियां रिवर्स माइग्रेशन की हैं, क्या कठिनाई माइग्रेंट्स को हैं जो रिवर्स माइग्रेंट्स हैं, और क्या सरकार कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को संकलित करते हुए मैंने रिवर्स माइग्रेशन, उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन एक किताब लिखनी चाहिए जो जिसमें लेख हैं कुछ रिवर्स माइग्रेशन पे से, और जिनमें माइग्रेशन ऐसे लेख हैं जिनमें माइग्रेशन के मुद्दे कुछ हुआ गया है। तो इसमें निश्चित रूप से पाठकों को ये पढ़ करके काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली कड़ी में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आप ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।